के फैलाव के खिलाफ जो इक़दाम हैं उनसे कुछ सीखें। और मैं समझता हूं कि पंजाब की जो 60% पाकिस्तान है उसके अंदर फ्रॉम डे फर्स्ट से कि फरवरी के एंड में पहला पेशेंट आया था पाकिस्तान में, लेकिन जनवरी के मिड में पंजाब के अंदर कमांड एंड कंट्रोल जनाब ऑपरेशन रूम बन चुका था वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में। और उस वक्त से लेके अब तक बड़े अच्छे तरीके से वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के हवाले से अपना किरदार अदा किया। इंटरनेशनल मीडिया ने उसको अप्रिशिएट किया, रीजनल मीडिया ने उसको अप्रिशिएट किया, आलमी अदारों ने उसको अप्रिशिएट किया, मैगजीन्स और अखबारात जो आलमी है और रीजनल है उन्होंने भी इसको एक्नॉलेज किया। पहला कारनामा मैं ये समझता हूँ जो सरदार उस्मान बुज़दार साहब के सीने पे सजता है वो कोविड-19 के खिलाफ फ्रंट फुट पे आके भरपूर तरीके से इस जंग को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के राइट हैंड बनकर और NCOC जो एक मुल्की अदारा बनाया गया था उसके साथ जनाब उसके एक पार्ट होते हुए जो है वो अदा किया। दूसरा सबसे बड़ा कारनामा मैं ये समझता हूँ 73 सालों में जनूबी पंजाब की आवाम हर वक्त जो है वो तख्ते लाहौर का जो है वो रोना रोती थी। उसके सियासतदान, उसके वजीर, उसके मशीर, उसके दानिश्वर, उसके शायर, उसके अदीब, उसके वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, हर शोबे ज़िंदगी के लोग हर वक्त तख्ते पंजाब का रोना और कहते थे कि जितना बजट है पंजाब का वो सारे का सारा वस्ती पंजाब के अंदर या जो थोड़ा बहुत बचता था वो शुमाली पंजाब के अंदर जो वो लगा दिया जाता था। लेकिन मैं वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब को जनूबी पंजाब के एक सपूत होने के नाते से भी और पंजाब के वज़ीर आला होने के नाते से भी और जो इलेक्शन कैंपेन के अंदर तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने वादा किया था कि हम जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के हवाले से इंतहाई सीरियस जनाब हम मूवमेंट करेंगे और हम उसको इंशाल्लाह पूरा करेंगे। बावजूद इसके कि जो हमें 25 जुलाई 2018 को मैंडेट मिला, नंबर गेम जो है वो हमारे फेवर में नहीं थी, ना सूबे के अंदर ना मरकज के अंदर और फिर सेनेट के अंदर तो हम इस वक्त जनाब मिनॉरिटी में है। उसके बावजूद देयर इज अ विल देयर इज अ वे के मजदाक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब की और खसूसन वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की जो कमिटमेंट थी इस वादे के हवाले से उसमें 100% पूरा उतरते हुए सबसे पहले तो जनाब हमने जनूबी पंजाब के लिए 35% बजट तय किया गया कि ये बजट हर हाल में ADP का एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वो जनूबी पंजाब में ही लगेगा। पहले ये होता था कि जो पिछले 10 साल गुजरे हैं पिछली हुकूमत के जनाब नाहल लीग के उसके अंदर 17% 18% रखा जाता था, लेकिन जब आपका साल कंप्लीट होता था तो पता चलता था कि टोटल 8% 9% 7% लगा, बाकी सारे का सारा वस्ती पंजाब में या शुमाली पंजाब में आ जाता था। रूल बना दिया गया कि 35% बजट जो है वो जनूबी पंजाब में लगेगा और वो हमने लगाया। फिर उसके बाद अगली चीज ये थी कि जनूबी पंजाब सूबा बनाने का सिर्फ एक ऐलान नहीं होता कोई नया सूबा, उससे पहले की जनाब आपकी प्री रिक्विजिट्स होती हैं, उससे पहले की कुछ जनाब एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल और मॉनेटरी और फिजिकल आपकी रिक्वायरमेंट्स और डिसीजंस होते हैं जो करने पड़ते हैं। हमने वो सारे के सारे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की खुसूसी दिलचस्पी के साथ सबसे पहले जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट वहाँ पर अनाउंस किया हमने और अल्लाह पाक के करम से वो सेक्रेटेरिएट प्रॉपर तरीके से अपना काम जो है वो स्टार्ट ले रहा है। वहाँ पर हमने पुलिस का और आपके सिविल जनाब सेक्रेटेरिएट बनाकर वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी का एक नुमाइंदा, पुलिस का एक नुमाइंदा जो 100% IG और चीफ सेक्रेटरी के इख्तियारात रखता होगा उसको वहाँ पे बैठाया गया। और फिर आज से 10 दिन पहले कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट लीगल रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा कर दिया गया कि 16 डिपार्टमेंट और रूल ऑफ प्रोसीजर्स जो पंजाब हुकूमत के वो हमने उसके अंदर तरामीम लाई वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की जाती दिलचस्पी से। और अब 16 डिपार्टमेंट पहले मरले पे वहां पर उनके सेक्रेटरीज एडिशनल सेक्रेटरीज एज अ सेक्रेटरी जनाब वहां पे काम करेंगे और अगले जो 16 के तकरीबन है 17 डिपार्टमेंट वो अगले 3-4 महीनों में वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। और फिर आपके अगले कुछ माह के अंदर हम प्रॉपर तरीके से बिल वफाक के अंदर दूसरी सियासी जमातों के तावन के साथ हम लेकर आएंगे और फिर जितना लीगल कोडल
रिक्वायरमेंट्स हैं पंजाब एक सूबा बनाने की, वो हम इंशाल्लाह उसको मटेरियलाइज करेंगे। ये दो तो सबसे बड़े कारनामे थे। उसके बाद मैं आपके सामने पहले तो कानून साजी के हवाले से मैं आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा। पंजाब के अंदर 2 सालों में 34 कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है, और कैबिनेट मीटिंग निश्चितन गुफ्तन बर्खास्तन नहीं होती। वो आप माशाल्लाह सारे सीनियर साथी हैं, आपको पता है कि उसके पीछे कम से कम 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल की पूरी तमाम डिपार्टमेंट्स का अपना एक पेपर वर्क होता है, जिसके तहत पॉलिसीज आते हैं, रूल्स आते हैं, और वहां पर वो डिसीजंस होते हैं। पिछली नाम नहाज ज़ालिम आला शहबाज शरीफ साहब की जो 5 साल की हुकूमत थी, शायद मेरी जो इंफॉर्मेशन है 17 या 18 आपकी जनाब कैबिनेट मीटिंग्स थी 5 सालों में। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में 2 सालों में 34 कैबिनेट मीटिंग्स हो चुकी हैं। इन कैबिनेट मीटिंग्स के अंदर हमने जो पॉलिसीज हमने बनाई, जो कवानीन बनाए, पॉलिसीज के हवाले से और कवानीन के हवाले से मैं आपको बता दूं, जब आप कोई पॉलिसी बनाते हैं किसी डिपार्टमेंट की, उसमें आपने उस डिपार्टमेंट से मुतल्लिका जितने इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, दानिशवर होते हैं, इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, उस अदारे को अच्छे तरीके से चलाने के हवाले से मुख्तलिफ कंसल्टेशंस होती है, कन्वर्सेशन होती है, निगोसिएशन होती है, मीटिंग्स होती है। बुनियादी ऑब्जेक्टिव होता है कि उस डिपार्टमेंट को आवाम और रियासत और माशरे की बेहतरी के लिए किस तरह यूटिलाइज किया जा सकता है। असल ऑब्जेक्टिव वो होता है, उस पर कई हफ्तों की प्रैक्टिस होती है, कई महीनों की उसके अंदर अरकरेजी होती है। तो जनाब पंजाब के अंदर पहले 2 सालों में पंजाब एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी जो मेरा अपना डिपार्टमेंट है, हम 2010 की जो आपकी 18वीं तरमीम थी, उसके बाद जो चीजें रिक्वायर्ड थी, बदकिस्मती से 10 सालों में उसके ऊपर ना 8 साल आपके ज़ालिम आला शहबाज शरीफ साहब ने उसके ऊपर कुछ तवज्जो दी। हमने जनाब पहली दफा सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में पंजाब एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी 2020 मंजूर हुई, कमांड एरिया मॉडिफिकेशन पॉलिसी 2020 मंजूर हुई, फॉरेस्ट पॉलिसी 2019 मंजूर हुई, पंजाब स्पेशल एजुकेशन पॉलिसी 2019 मंजूर हुई, लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन पॉलिसी 2019 मंजूर हुई, और आपकी न्यू पॉलिसी असेसमेंट फ्रेमवर्क 2019 मंजूर हुई, पंजाब टूरिज्म पॉलिसी 2019 मंजूर हुई, पंजाब ज़री पॉलिसी 2019 मंजूर हुई, पंजाब लेबर पॉलिसी 2018 मंजूर हुई, पंजाब वाटर पॉलिसी 2018 मंजूर हुई, पंजाब इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2018 मंजूर हुई, और 3 पॉलिसीज के मसवदे या वो तकरीबन एंड पे हैं और अगली कैबिनेट मीटिंग में होंगे। पंजाब सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसी और ट्रांसजेंडर पर्सन वेलफेयर पॉलिसी और पंजाब लाइफ स्टॉक पॉलिसी, ये अगले कैबिनेट मीटिंग के अंदर होगी। और जो कानून साजी के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट्स एंड MOU साइन हुए 93, लीगल ओपिनियंस जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को ऐसे तरीके से चलाने के हवाले से 80, रूल्स जो है वो अप्रूव हुए 272, लीगल ओपिनियन ऑन रूल्स के ऊपर जनाब आपकी हुई 358, और रूल्स एंड नोटिफिकेशन पब्लिश इन ऑफिशियल गजट्स 333, और बिल जो पास हुए 58 बिल जो है वो असेंबली से। मैं समझता हूं कि शायद 10 सालों में भी जो है वो आपकी नाअहल लीग के जिसके नुमाइंदे कल बैठ के जो है वो पानी से पकौड़े तल रहे थे अपने आकाओं को खुश करने के लिए, और अपने मफरूर जनाब और मुजरिम कायद को खुश करने के लिए, उन्होंने भी अपने 10 सालों के अंदर इतनी कानून साजी नहीं की होगी जो सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में 58 बिल और 28 जो है वो ऑर्डिनेंस वो पास हुए। अब मैं आपके सामने मुख्तलिफ चीजें जो है वो मेगा प्रोजेक्ट्स आपके सामने रखूंगा। मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट रिवर रावी फ्रंट सिटी, इसका क्या मैं ये समझता हूं, इस पे बड़ा जनाब दावे किए नाअहल लीग के नुमाइंदों ने भी और उनकी क़यादतों ने भी कि ये हमारे दौर का था। जनाब बिल्कुल आपके दौर का था। आपने सोचने के बाद आपने कहा बड़ा मुश्किल काम है, और आपने अंगूर खट्टे हैं कि मजेदार, जनाब आप पीछे हट गए, और क्योंकि उसमें आप कुछ कमीशन खाने के चक्करों में थे, कमीशन भी आपको अच्छी तरीके से नहीं मिल पाया, तो आपने वो प्रोजेक्ट ही ठप दिया। लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब, उनकी जाती दिलचस्पी और सरदार उस्मान बुज़दार साहब की उसके ऊपर बेहतरीन परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इसके जो इब्तदाई जितनी लीगल कोडल फॉर्मेलिटीज थी, इसकी अथॉरिटी बना दी गई, इसके चेयरमैन बना दिया गया, इसके मेम्बरान बना दिए गए, और ये रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है ये अरबों रुपए की मालियत का प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करके
یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا وہ پروجیکٹ ہے کہ جس سے پاکستان کی اکانومی کو بھی ایک بوسٹ ملے گا, پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ اکانومی کو بوسٹ ملے گا. سب سے پہلا جناب یہ میگا پروجیکٹ ہے. پھر اس کے بعد پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے قیام سے تعمیراتی شعبے کے 13 بڑے منصوبے 140 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کیے جا رہے ہیں. پھر لاہور رنگ روڈ سدرن لوپ شامل ہے, اس میں 11 ارب کی مالیت کا. راولپنڈی میں نجی شعبے کے اشتراک سے رنگ روڈ کا منصوبہ کا آغاز ہو چکا ہے. فردوس مارکیٹ انڈر پاس اور لوکل گورنمنٹ اکیڈمی کے قیام جناب وہ زور و شور سے جاری ہے. جلال پور کینال جناب یہ 117 کلومیٹر طویل کینال پر 50 ارب کی لاگت جناب اس کے اوپر کام شروع ہے. گریٹر تھل کینال منصوبے کا آغاز تقریباً 4 لاکھ ایکڑ اراضی سے جہاں سیراب ہوگی. خانکی براج جناب پروجیکٹ ہے, اس کے منصوبے کا افتتاح ہو چکا ہے. اور لاہور میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ انڈر گراؤنڈ واٹر سیوریج پروجیکٹ, آپ وہ دیکھتے تھے نا وہ جناب انڈیانا جونز کی ٹوپی, لانگ بوٹ, ہاتھ میں جناب امبریلا, سامنے کیمرے, اور جناب صاحب بہادر آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اور جناب واسا کا فلاں جناب عہدیدار معطل ہو رہا ہے, اور جناب کنویں پہ وہی لٹکا رہتا تھا جانور جناب نوسط والا, کام ادھر کا ادھر ہی رہتا تھا. اور ہر دفعہ لاہور کے بیچارے شہری عذاب کا شکار ہوتے تھے, لیکن ظالم اعلیٰ کی جناب واہ ہو جاتی تھی انڈیانا جونز کی ٹوپی سے جناب. لیکن حل نہیں نکالنا تھا جس لاہور سے مینڈیٹ لے کر آئے تھے سردار عثمان بزدار صاحب نے. پی سی او یہ جناب یہ انڈر گراؤنڈ واٹر سیوریج کے جناب ہم انشاءاللہ بڑے شہروں کے اندر شروع کر رہے ہیں. اس میں پہلا جناب آپ کا لاہور کے اندر کمپلیٹ ہو چکا ہے, تاکہ جو پانی بڑے شہروں کے اندر کنسٹرکشن اس طریقے سے لوگ کر دیتے ہیں لیگل انلیگل, اور کچھ سطح زمین اس انداز سے ہوتی ہے کہ بارش کی صورت میں پانی ہر حال میں جمع ہونا ہی ہوتا ہے. لیکن اس کا حل نکالنے کے لیے یہ کنسیپٹ اور یہ تصور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب حکومت بزدار حکومت نے دیا, اور ہم نے پہلا جناب یہ کمپلیٹ کیا. اس کے علاوہ اور بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوں گے. یہ تو جناب کچھ میگا پروجیکٹس تھے. پھر صنعتی اور معاشی استحکام کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چیزیں رکھوں جو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہم نے کیا. پنجاب میں پچھلے 70 سالوں میں 3 اسپیشل اکنامک زون پہ کام ہوا ہے صرف, جبکہ پچھلے 2 سالوں میں سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب حکومت نے 13 اسپیشل اکنامک زونز کے اوپر کام کا آغاز کیا ہے. ان 13 میں سے 7 اسپیشل اکنامک زون جن میں بہاڑی, بھلوال اور رحیم یار خان کی انڈسٹریل اسٹیٹ شامل ہیں کی منظوری وفاق کی جانب سے حاصل کی جا چکی ہے. گوجرانوالہ اور وزیر آباد کی انڈسٹریل اسٹیٹس مکمل کی جا چکی ہیں. قائد اعظم بزنس پارک شیخو پورہ پر کام کا آغاز ہو چکا ہے. یہ منصوبہ ملک میں 250 ارب کی سرمایہ کاری لائے گا اور 1536 ایکڑ پر محیط. اس منصوبے میں 563 صنعتی یونٹس لگائے جائیں گے اور 5 لاکھ افراد کو نوکری ملے گی. اس پہ بھی نااہل لیگ اور نکمی لیگ نے بڑا کہا جناب یہ ہمارے دور کا ہے. حقیقت یہ تھی شروع کیا, لیکن انہوں نے زمین کی ہیرا پھیری میں جناب ظالم اعلیٰ صاحب نے کوئی ان کو منظور پاپڑ والا نہیں ملا, وہاں پہ کوئی مشتاق چینی نہیں ملا, کوئی نثار گل اور کوئی مسرور احمد وہاں پہ اچھا سا نہیں ملا, تو انہوں نے کہا چلو ٹھپ دو جناب وہ پروجیکٹ, انہوں نے کھلے لائن لگا دیا. لیکن یہ سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب حکومت نے اس کے اوپر جناب اپنے کام کا پراپر, میاں اسلم صاحب وزیر صنعت و تجارت ان کی بھی متحرک قیادت کے اندر جناب یہ سارے کام جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا صنعتی اور معاشی, یہ میاں اسلم صاحب کے بھی جناب اس کے اندر کریڈٹ ہے ایز اے منسٹر. علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی فیصل آباد پہ کام جاری ہے. 3217 ایکڑ پر محیط یہ اکنامک زون جس میں ملک میں 400 ارب روپے کی سرمایہ کاری اور ایک امریکن کمپنی اس میں بایو میڈیکل آلات کا پاکستان کا پہلا مینوفیکچرنگ یونٹ لگائے گی. اور یہ اکنامک زون 3 لاکھ ڈائریکٹ اور 10 لاکھ انڈائریکٹ جاب جو ہے وہ انشاءاللہ پیدا کرے گا. اسپیشل اکنامک زون میں قائم ہونے والے صنعتی یونٹس کو پنجاب حکومت ٹیکس میں 10 سال کے لیے چھوٹ دے گی اور یونٹ لگانے کی مشینری کی پہلی امپورٹ پر بھی جو ہے وہ ڈیوٹی نہیں لگائے گی. یہ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب حکومت نے طے کیا. ان 2 بڑے اکنامک زون کے علاوہ اب جنوبی پنجاب کو بھی انڈسٹریل گروتھ کا حصہ بنایا جا رہا ہے. پہلے تو وہاں سے لوگ آتے تھے, صدر بھی آتے تھے, گورنر بھی آتے تھے, وزیر اعلیٰ بھی آتے تھے, اپنی جیبیں بھرتے تھے, اپنی موج میلہ کرتے تھے اور ہر وقت تختے لاہور کا رونا بھی روتے تھے. ٹھیک ہے نا جی, اتو کیا کہتے ہیں وچو وچو کھائی جاؤ تو رولا پائی جاؤ کہ مزاق جناب یہ جتنے کل جن کا ایک سپوت جو ہے وہ بیٹھ کے
ماڈل ٹاؤن کے گھر میں پریس کانفرنس بھی کر رہا تھا، جن کے والد محترم صدر بھی رہے، کر کچھ نہیں سکے، کیا کچھ نہیں، کک توڑ کے دو نہیں کیا. لیکن اب جب کام کر رہے ہیں سردار عثمان بزدار صاحب تو اس پہ تنقید کیا ہے وہ ان کو کرنے کی بڑی سوچتی ہے. تو جناب پنجاب کی ان دو بڑے اکنامک زون کا جنوبی پنجاب میں بہاولپور پہ اکنامک زون لگایا جا رہا ہے. پنجاب کی 9 انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے 10,000 ایکڑ سے زائد اراضی کے اوپر یہ قائم کیے جا رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن نے 12 ارب روپے کی خطیر رقم نوجوانوں کو 25,000 سے 50 لاکھ روپے تک قرضہ فراہم کرنے کے لیے مختص کی ہے. پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کے تحت 170 ملین امریکی ڈالرز کی سرمایہ کاری انشاءاللہ ہونے جا رہی ہے. پنجاب میں انڈسٹریل گروتھ اور سی پیک سے پیدا ہونے والی نوکریوں کے پیش نظر صوبے میں رسول ٹیکنالوجی یونیورسٹی، پنجاب ٹیکنالوجی یونیورسٹی لاہور، میر چاکر خان ٹیکنالوجی یونیورسٹی ڈی جی خان یہ آپریشنل کی جا چکی ہے، جبکہ اٹک میں بھی جو ہے وہ ٹیکنالوجی یونیورسٹی جو ہے بنائی جا رہی ہے. ہنرمند نوجوانوں میں 500 ملین روپے کے قرضہ جات کی فراہمی مکمل ہو چکی ہے تاکہ یہ نوجوان خود کو دوسروں کے روزگار کے لیے مواقع پیدا کر سکیں. ٹیوٹا کی کیپیسٹی اور استعداد کار بڑھائی گئی. پہلے یہ ادارہ سالانہ 1 لاکھ نوجوانوں کو ٹرین کرتا تھا، اب یہ اللہ پاک کے کرم سے 1500 ملین لاگت سے یہ ادارہ 2 لاکھ نوجوانوں کو اور نت نئے قسم کے کچھ اس میں پروگرامز لے کر آئے ہیں، جس کو انہوں نے 55 نئے کورسز جو 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق صنعتی اور معاشی ترقی کی جو سے متعلقہ ہیں ان کو ہم نے پورا کیا اور اب یہ 2 لاکھ نوجوانوں کو ٹرین کر رہا ہے. یہ جتنے کام ہیں یہ میاں اسلم اقبال صاحب وزیر صنعت و تجارت ان کی قیادت میں اور وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی سرپرستی میں جناب یہ پنجاب حکومت نے کیا ہے. یہ جتنی چیزیں بتا رہا ہوں میں ایک بار پھر بیچ میں بتا دوں، یہ میں سندھ حکومت کی پرفارمنس نہیں دے رہا، یہ میں اشرف غنی صاحب افغانستان کے صدر کی پرفارمنس نہیں دے رہا، یہ میں بنگلہ دیش کی حسینہ واجد صاحبہ کی پرفارمنس نہیں دے رہا، نہ میں کسی مودی سرکار کی انڈیا کی. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی، جن کو 2 سال سے جو ہے وہ تختہ مشق پہ جو ہے وہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن نے صرف اپنے ویسٹرن مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہماری چوری، ہماری ڈکیتی، ہماری نوسر بازی، ہماری اقربا پروری، ہماری منی لانڈرنگ، ہماری لوٹ مار، جس کے اوپر احتسابی ادارے بھرپور طریقے سے کام کرتے ہوئے اینڈ رزلٹ تک پہنچ چکے ہیں. اینڈ رزلٹ تک اب ان کے شکنجے جو ان کے گلوں میں پھنسنے ہیں، اس سے بچنے کے لیے وہ سارا دن پنجاب کی اور پاکستان کی سیاست کی چائے کی پیالی میں طوفان لانے کے لیے بزدار صاحب کو یہ شو کرتے تھے جناب کہ یہ کام نہیں کر رہے. حقیقت یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ سارا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت کے اندر یہ سارے کام 2 سالوں میں. اب آ گیا صحت کا شعبہ. پنجاب میں صحت کے شعبوں میں سب سے اہم چیز یہ کہ ہم نے جدید طرز کے ہسپتال پہلے 2 سالوں کے اندر 12 نئے اسٹیٹ آف دا آرٹ ہسپتال جناب قائم کیے جا رہے ہیں. 12 جنوبی پنجاب کے پسماندہ ترین علاقوں میں رہنے والوں کو بھی جناب سنی گئی. ڈی جی خان میں دل کے امراض کے ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا. 4 ارب کی لاگت سے بننے والا یہ ہسپتال جنوبی پنجاب کے ساتھ بلوچستان کی عوام کو بھی فیسیلیٹیٹ کرے گا. اس کے علاوہ جناب وزیر پنجاب نے اپنے دور کے آغاز میں ہی ملتان میں نشتر 2 ہسپتال کے منصوبے کی سنگ بنیاد رکھا، جس پہ 500 بستروں پہ مشتمل ہسپتال تیزی سے کام جاری ہے. لاہور کے گنگا رام ہسپتال میں مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال کے سنگ بنیاد بھی اسی سال رکھا گیا. 2 سال میں مکمل ہونے والی اس 10 منزلہ بلڈنگ پر 4 ارب لاگت آئے گی. 600 بستروں پر مشتمل اس ہسپتال کو 3 ارب کی لاگت سے جدید مشینری سے لیس کیا جائے گا اور یہاں علاج کے ساتھ ریسرچ کو بھی فروغ دیا جائے گا. یہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہماری وزیر صحت، جنہوں نے کووڈ-19 کے اندر فرنٹ فٹ پہ آ کے اس پوری جنگ میں اپنا کردار ادا کیا. عمران خان صاحب کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار صاحب کی ایک ٹیم ممبر ہونے کے ناطے سے یہ ان کی قیادت میں، اور لاہور کے اندر پچھلے 20 سالوں میں ایک ہسپتال بھی نیا نہیں بنایا گیا. جس لاہور کے ووٹوں سے آج رہی صحیح عزت اور کوئی ان کی باقی ہے نا قومی اسمبلی کے اندر اور صوبائی اسمبلی پنجاب میں اس نااہل لیگ کی، اس آل شریف کی، ان کو انہوں نے آج تک نیا ہسپتال کوئی نہیں دیا تھا. یہ عثمان بزدار صاحب کی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی حکومت ہے کہ جنہوں نے لاہور کے اندر بھی جو ہے وہ نئے ہسپتالوں کی جو ہے وہ تعمیر کا آغاز کیا. پورے پنجاب میں مساوی ترقی کے حصول کو مد نظر رکھتے ہوئے راجن پور، میاں والی، بہاولپور، لیا اور گجرات میں بھی 200 بستروں پر مشتمل مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال اور نرسز کالج جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں.
जिन्ना अस्पताल लाहौर में मेडिकल टावर का क्याम, चिकवाल में 500 बिस्तरों के नए DHQ अस्पताल का क्याम, रहीम यार खान में 500 बिस्तरों का अस्पताल, इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट रावलपिंडी जिसका सारा पैसा कमीशन खाने के लिए रावलपिंडी के जनाब मेट्रो प्रोजेक्ट में इन्होंने लगा दिया, वो पिछले 6 साल से बल्कि उससे भी ज्यादा से बिल्कुल खुडे लाइन लगा हुआ था, उसको जनाब बिल्कुल फंक्शनल कर दिया गया है। DG खान के टीचिंग अस्पताल में गायनी और इमरजेंसी वार्ड की तामीर, लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज जैसे मंसूबे पंजाब को सेहत के शूबे में दीगर सूबों के लिए मिसाल बना देंगे। नौजवान नस्ल को नशे की आदत से बचाने के लिए, उनके मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल रिहेबिलिटेशन सेंटर का क्याम किया गया। THQ और DHQ अस्पतालों की अपग्रेडेशन का काम जनाब जारी है और जिला बहावलपुर के THQ अस्पताल हासिलपुर को 40 से बढ़ाकर 80 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल बनाने का मंसूबा मुकम्मल हो चुका है। पंजाब के 36 अजला, सबसे बड़ा कारनामा ये आज मैं ओपनली बरमला कहूंगा, नाम नेहाद खादमे आला जो हबीब जालिद का शेर पढ़ पढ़ के हबीब जालिद साहब की रूह को भी जो है वो तड़पाया करते थे और पाकिस्तान की आवाम के सीनों पे मूंग दला करते थे। मैं नहीं मानता ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को, जुल्म के निज़ाम को। और जुल्म का निज़ाम ये था कि KPK के अंदर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के जाती विजन के मुताबिक जब हमने 2013 में हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड शुरू किया, उसके देखा देखी शाह बहादुर शहबाज शरीफ साहब ने भी यहां पर एक ये ड्रामा शुरू किया, लेकिन टोटल 10 से 12 अजला के अंदर इन्होंने 2.5 लाख पौने 3 लाख की मालियत का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जनाब शुरू हुआ। 4-5 अजला के अंदर लोगों को, गरीब लोगों को कार्ड दे दिए, लेकिन प्रीमियम अदा नहीं किया इंश्योरेंस कंपनियों का। वो बेचारे गरीब जाते थे सरकारी या गैर सरकारी निजी अस्पतालों में, तो आगे से शर्मिंदा होकर जाओ वापस आना पड़ता था। ये वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब और खसूसन वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब, मैं उन तमाम TV चैनल के अपने मुअज़्ज़िज़ तज्ज़िया निगार एंकर दोस्तों को मुखातिब करके जनाब मुझे बताएं, 53 लाख खानदानों को पंजाब के अंदर सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की क़यादत में 53 लाख खानदानों को 7.25 लाख रुपए की मालियत का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मिल चुका है। कोई कारनामा नहीं है ये। आप क्या समझते हैं कि ये सबसे बड़ा कारनामा है? आज गरीब शहरी, आज लोअर मिडिल क्लास शहरी इज्जत और शान के साथ जाता है और पूरे खानदान का है कार्ड जनाब, और ये 7.25 लाख अगर पूरा हो जाता है तो उसके अंदर मजीद उसका जनाब शामिल हो सकता है जनाब पैसा। आज निजी अस्पतालों के अंदर इज्जत और शान के साथ ये 53 लाख खानदान अपना इलाज करवाते हैं। ये सबसे बड़ा कारनामा इमरान खान साहब, सरदार उस्मान बुज़दार साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का। फिर उसके बाद बाकी भी जो आपके तकरीबन 72 लाख खानदान टारगेट है, और अगले इस साल के एंड तक इंशाल्लाह 72 लाख खानदानों को ये कार्ड मिल जाएगा। पंजाब में TB से पार करने के लिए 6 TB लैब्स कायम की जा चुकी हैं। पंजाब के THQ और DHQ अस्पतालों में TB टेस्ट के लिए जदीद तर्ज की 150 मशीनों की तनसीब हो चुकी है। पंजाब में एड्स के खात्मे के लिए रेगुलर स्क्रीनिंग का अमल, जेलों में कैदियों ख्वाजा सराओं की कम्युनिटी की स्क्रीनिंग का भी एक रूटीन अमल वो जनाब स्टार्ट हो चुका है। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के स्कूलों में हेल्थ रूम्स का क्याम, दही इलाकों के 45,000 स्कूलों में सेहत से मुतल्लिक, हेल्थ से मुतल्लिक सेशंस हो चुके हैं। सूबे में 62 करोड़ की मालियत से, ये भी सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है, 62 करोड़ की लागत से 8 बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब्स इंतहाई कलील मुद्दत में कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ते हुए उस्मान बुज़दार साहब फ्रंट फुट पे लड़ रहे हैं। मीडिया में तनकीद हो रही है, अपोजिशन जनाब सारा दिन कहती है आ रहे हैं जा रहे हैं, बुज़दार साहब उतर रहे हैं, फलाह हो रहा है, और सरदार उस्मान बुज़दार साहब सर नीचे देखे नर्म दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो के बज़्म हो, पाक दिलो पाक बाज के मजाज खिदमत कर रहे हैं। और उन्होंने 3 महीने के कलील अरसे के अंदर कोविड-19 को शिकस्त देने के लिए ये 8 लैब्स, इसमें सेक्रेटरी हेल्थ चाहे वो स्पेशलाइज हो,
जनाब नबील अवान साहब, कैप्टन उस्मान साहब, इन सारों को मैं समझता हूँ कि काबिल सब तहसीन है कि उन्होंने हुकूमत का एक मेंबर होने के नाते से, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का एक राइट लेफ्ट हैंड होने के नाते से भी भरपूर किरदार अदा किया। फिर जनाब 30,000 से ज्यादा कैपेसिटी के क्वारंटाइन और 8 फील्ड अस्पताल हंगामी बुनियादों पर बनाए गए। फिर जनाब कोरोना टेस्ट की सलाहियत 190 थी पंजाब के अंदर, जिसको बढ़ाकर 8,000 पे लेके गए। 25,000 डॉक्टर नर्सेस की भर्ती हुई है। ये भी छोटा काम नहीं है 2 सालों में। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को जो ना इस पे मैं समझता हूं कि शाबाश के मुस्तहिक है, और सरदार उस्मान बुज़दार साहब और पंजाब हुकूमत के पहले 2 सालों में अस्पतालों में मरीजों की रश की पेश नजर 9,000 से ज्यादा बिस्तरों का इजाफा किया गया जो पहले से मौजूद अस्पताल है। और फिर जनाब PKLI और डायलिसिस यूनिट 2 की तकमील, और साल 2019 के आखिर में इसका इफ्तिताह किया गया, और इस यूनिट में 36 डायलिसिस मशीनें जो है वो तनसीब की गई। ये आपका सेहत के हवाले से जनाब वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की मोटी मोटी चीजें। अब मैं आऊंगा तालीम के हवाले से, और अपनी बात को जना तकरीबन इख्तिताम के करीब है। तालीमी इनकलाब ननकाना साहब, DG खान, चकवाल, रावलपिंडी, लिया, भक्कर, मियांवाली और मरी में 8 नई यूनिवर्सिटियों के क्याम के साथ दीगर इंस्टीट्यूट और 43 कॉलेजों की क्याम का जनाब जितनी लीगल कोडल फॉर्मेलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम स्टार्ट हो चुका है। 6 नई यूनिवर्सिटियां, 3 पब्लिक 3 प्राइवेट के क्याम के लिए एक्ट की मंजूरी हो चुकी है। सूबे में 3 नई टेक्निकल यूनिवर्सिटीज का आगाज, और 50 कॉलेजेस के अंदर BS का आला दर्जे की जनाब एजुकेशन बैचलर लेवल पे उसकी क्लासेस का आगाज हो चुका है। ये डॉक्टर मुराद राज साहब और आपके राजा यासिर हुमायूं साहब की जनाब ये सारी सरपरस्ती के अंदर सूबे में पहली दफा स्कूल एजुकेशन के निजाम को बेहतर बनाने के लिए प्रॉपर जामे पॉलिसी बनाई गई है। फिर जनाब पंजाब के 16 अजला में 400 सरकारी अस्पतालों में लाइब्रेरियों की तामीर की गई। सरकारी स्कूलों में 2000 कंप्यूटर और साइंस लैब की तामीर और बहाली का मंसूबा जारी है। सैलाब और जलजलों का शिकार होने वाले स्कूलों की हंगामी बुनियादों पर तामीर और बहाली, और कुदरती आफात के बाद उसकी रिहेबिलिटेशन का आज तक जिम्मेदारी किसी ने पूरी नहीं की, लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से स्कूलों को बेहतर बनाने के हवाले से डॉक्टर मुराद राज साहब की क़यादत पे काम हो रहा है। प्राइमरी स्कूलों से मुंसलिक 2000 हाई स्कूलों में बैनुल अक़वामी सतह की तालीमात की सहूलियात की फराहमी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की तनसीब शुरू हो चुकी है। स्कूल कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के जरिए से 12 अजला के 1415 स्कूलों में इजाफी कमरों का तामीर शुरू हो चुकी है। 3 अरब रुपए से किताबों की मुफ्त फराहमी, और सरकारी स्कूलों की आउटसोर्सिंग के लिए 4 अरब, और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत स्कूलों के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस करके मयारी तालीम पहुंचाने की जनाब कोशिश हो रही है सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में। उसातिज़ा की ट्रेनिंग के लिए 500 मिलियन रुपए मुख्तस करके तालीमी निज़ाम को तरक्की याफ्ता ममालिक के बराबर लाने की कोशिश हो रही है। फिर पंजाब के 11 अजला में 110 मॉडर्न स्कूलों के मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। लाहौर की आबादी के पेश नजर 100 प्राइमरी स्कूलों के क्याम के ऊपर भी जनाब प्राइमरी स्कूलों के क्याम के जनाब उस पर काम हो रहा है। पंजाब के दूर दराज अजला में 11,000 स्कूलों में शमसी तवानाई के जरिए से जनाब बिजली फराहमी, राजनपुर, चोलिस्तान, DG खान शामिल। फिर पंजाब के 22 अजला में इंसाफ आफ्टरनून क्लासेस का इजरा, डॉक्टर मुराद राज का कारनामा। 700 से ज्यादा स्कूलों में मुतारिफ करवाए जाने के प्रोग्राम है, जिस पर जनाब आपके 52% से ज्यादा लड़कियां जनाब उसमें ऐड हो रही हैं। फिर तालीम घर ऑनलाइन लर्निंग TV के इजरा कि जनाब कोविड-19 में भी और उसके अलावा भी उसके बाद भी घर बैठ के बच्चों को एजुकेशन जो है वो मिल सके। फिर टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग, ये भी मेगा प्रोजेक्ट और मेगा कामों में से एक काम है जो मैं समझता हूं कि सरदार उस्मान बुज़दार साहब का और डॉक्टर मुराद राज का बहुत बड़ा कारनामा है हमारे प्राइमरी स्कूल के जनाब प्राइमरी एजुकेशन के जो मिनिस्टर हैं। अरबों रुपए का करप्शन जो है वो पंजाब के अंदर होती थी डेली बेसिस के ऊपर स्कूल के टीचर्स अपनी पोस्टिंग करवाने के लिए। उसमें मेल फीमेल की इज्जत, रोजगार, उनका पैसा, हर चीज की रुसवाई होती थी। पंजाब हुकूमत ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो विजन था और फिर
सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में डॉक्टर मुराद रास ने ई गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस करवाते हुए एक बेहतरीन सी एक ऐप बना दी है। अब किसी टीचर को किसी MNA, MPA, वजीर, मशीर, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्शन अफसर, क्लर्क की मेहनत नहीं करनी पड़ती और एक प्रॉपर तरीके से जो है उसका तबादला एक सिस्टम के तहत जो है वो हो जाता है। फिर उसके अलावा इसमें करप्शन वगैरह का भी खात्मा हुआ और पंजाब के 36 अजला में 1227 एलिमेंट्री स्कूलों को हाई स्कूलों में अपग्रेड किया गया 2 सालों में। कहते हैं सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने कुछ नहीं किया, जिनमें 1 लाख बच्चे जो है वो मुस्तफीद हो रहे हैं और हुकूमत को 16 अरब रुपए की बचत हुई है। ये जो जितना काम किया है 1227 एलिमेंट्री स्कूलों को हाई स्कूलों में एक टेडी पैसा लगाए बगैर डॉक्टर मुराद राज साहब ने, सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने, पंजाब हुकूमत ने। फिर उसके बाद आखिरी चीज मैं आपके सामने रखूंगा, ई गवर्नेंस। ये मैनुअल तरीके से यहाँ पे काम होते रहे, क्यों कि मैनुअल तरीके से कामों में निसार गिल फायदेमंद रहता है, मंजूर पापड़ फरोश भी फायदेमंद रहता है, मुश्ताक चीनी भी फायदेमंद रहता है। जनाब, हमने सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में पंजाब में लोकल बॉडीज के तहत एक ऐप का इजरा किया गया। घर में बैठ के बच्चे की पैदाइश का इंदराज, फैमिली मेंबर की वफात का इंदराज, शादी और तलाक का इंदराज जनाब आप करा सकते हैं और यूनियन काउंसिल की सर्टिफाइड कापी हासिल कर सकते हैं। पंजाब में मोटर रजिस्ट्रेशन के लिए यूनिवर्सल नंबर का इजरा बेहतरीन एक्साइज डिपार्टमेंट के तहत, और ये मैं समझता हूँ कि हमारे हाफिज मुमताज गुजर साहब का जनाब जो हमारे मिनिस्टर हैं, ये उनका आते सार ही उन्होंने सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में एक अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया था। वजीर आजम साहब के विजन के मुताबिक कंस्ट्रक्शन के शोबे को फैसिलिटेट करने के लिए पहली दफा वन विंडो ऑपरेशन के एक खास टाइम पीरियड तय किया गया है। 3 दिन से लेकर 1 महीना 4 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नक्शे की मंजूरी है और जगह की तब्दीली, आपकी निजी रहायशी स्कीमों की मंजूरी, ये सारी की सारी जनाब पंजाब के अंदर बुज़दार साहब की क़यादत में जनाब हमने वन विंडो ऑपरेशन कर दिया। पुलिस खिदमत मरकज ग्लोबल पोर्टल, ये जनाब बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। फिर इसके अलावा ट्रैफिक के चालान, उसको जनाब ई गवर्नेंस के तहत लेकर आए। फिर वजीर आला ई रोजगार प्रोग्राम के तहत पंजाब के 26 अजला में 32 सेंटर्स जो है वो फॉल किए गए, 32 सेंटर्स। ये सारी की सारी ई गवर्नेंस के बाद आखिरी चीज जो मैं आपके सामने रखूंगा वो है पंजाब पुलिस, जिसके हवाले से सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। और ये आखिरी मेरे 3-4 मिनट हैं। डॉक्टर शोएब दस्तगीर साहब के आने के बाद खसूसन और उससे पहले भी बड़े अच्छे तरीके से पंजाब पुलिस को ऐसे अंदाज से चलाने की जो कोशिश की गई, उसका रिजल्ट जो है वो आपके सामने मैं रख देता हूं कि इस वक्त 12-13 ऐसे उनके काम हैं आपके मंशियात फरोशों के खिलाफ बाकायदा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मुरतब करके तकरीबन 434 के करीब जनाब यहाँ पर जिसे कहते हैं ऑपरेशन किए गए और उनको जनाब मंशियात फरोशों की जिंदगी को अर्जीजन किया गया। पंजाब के अंदर जितने जुए के धंधे थे 336 के करीब जो है वो टॉप क्लास के जो पंजाब के अंदर जुए के धंधे थे, पंजाब पुलिस ने जनाब उनको बंद करवाया। फिर उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कब्जा माफिया के चुंगल से जनाब 460 प्रॉपर्टीज वागजार करवाई। माशे को हथियारों से पाक करने के लिए 12,000 रेड्स जो पंजाब पुलिस ने स्पेशल, जिसमें कोई किसी किस्म की MNA, MPA, सेंटर, वजीर, मशीर की किसी सिफारिश को बालाताक रखते हुए वो जनाब की गई। हवाई फायरिंग एक हमारे माशरे का इंतहाई नेगेटिव फेनोमेना था। मैं भी एक बहुत पुराना सियासी कारकुन हूं, हम भी देखते थे शादियों पे, खुशियों पे, जनाब आपकी मेहंदियों पे, बच्चा पैदा होने पे इस पंजाब के अंदर एक जनाब ट्रेडिशन थी, कोई उसको नहीं रोक सका। मैं समझता हूं पंजाब हुकूमत ने सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में और खसूसन डॉक्टर शोएब दस्तगीर साहब IG पंजाब, इन्होंने ऐसी खूबसूरत तरीके से पुलिस को जनाब सोशल मीडिया को यूज करके, नई टेक्नोलॉजीज को यूज करके, किसी को इजाजत नहीं है कि कोई सोशल मीडिया पे अपनी हवाई फायरिंग करे। जो करता है उसकी जिंदगी जीलन होती है, वो गिरफ्तार होता है। और इसको इतना कंडेम किया गया कि अब अल्लाह पाक के करम से ये प्रैक्टिस बहुत कम हुई है। पंजाब में पहली दफा मोबाइल पुलिस खिदमत मरकज, पुलिस की मोबाइल जनाब आपकी वैन के जो तकरीबन 13 लाख से जायद केसेस हैं, 13 लाख से जायद केसेस उस पर दर्ज हुए हैं इन 2 सालों में।
اور 7 लाख से ज्यादा तजावुज़ कार्रवाइयां मुकम्मल हो चुकी हैं। थानों में तशद्दुद और मारपीट और पुलिस का नेगेटिव एटीट्यूड उसको रोकने के लिए मुहर्रर को जनाब कैमरों के सामने लगा के, आपके एसएचओ के कमरे में कैमरा लगा के और आपके हवालात के अंदर कैमरा लगा के उसको सेंट्रलाइज किया गया है पंजाब लेवल पे कि कोई मिसबिहेव ना करे किसी आम शहरी के साथ, किसी इज्जतदार शहरी के साथ। फिर पंजाब के अंदरूनी निज़ाम, पुलिस के अंदरूनी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इंस्पेक्शन और डिसिप्लिन ब्रांच का क्याम लाया गया है पहली दफा डॉक्टर शुएब दस्तगीर साहब की क़यादत में। और किसी पुलिस के अफसर को और एहलकार को इजाजत नहीं कि वो करप्शन और मिसबिहेव जो है वो आवाम के साथ करेगा तो वो पुरस्कून रह सकेगा। फिर उसके बाद लाहौर के 2 दाखिली मकामात के ऊपर जनाब ई पोस्ट, वो उसका एक कंसेप्ट दिया गया है और इंशाल्लाह वो कामयाब होगा तो पूरे पंजाब के अंदर जनाब उसको लेकर जाएंगे। और आखिरी 2 चीजें, सियाहत को फरोग देने के लिए, पाकिस्तान को आलमी सतह के ऊपर लोगों के लिए एक एक्सेप्टेबल बनाने के लिए पंजाब में 2 सियाही मरकज, एक आपका करतारपुर, दूसरा मरी, वहां पे स्पेशल पुलिस फोर्स, सियाहती पुलिस फोर्स, उसका कंसेप्ट दिया और तकरीबन 147 के करीब पुलिस मुलाजमीन और अफसरान को स्पेशली इस फोर्स के अंदर जो है वो लगाया गया। और आखिरी बात, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के ताउन से पुकार 15 के जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है वो आपकी एक ऑनलाइन फैसिलिटी है, वो पहले हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे इंडिविजुअली अपना काम कर रही थी, उसको ऑटोमेट किया गया और सेंट्रलाइज किया गया पंजाब लेवल पे और पूरा उसका चेक एंड बैलेंस किया जाता है कि पूरे पंजाब में डेली बेसिस पे किसी आम शहरी ने कोई हेल्प मांगी पुलिस से, किसी पुलिस स्टेशन से, उसको रिकॉर्ड किया जाता है उसकी कॉल को, फिर उसके ऊपर नोटिस लिया जाता है डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कि उसको एड्रेस किया गया, उसको मटेरियलाइज किया गया, उसकी ख्वाहिश को, उसकी जरूरत को, और उसको फैसिलिटेट किया गया कि नहीं किया गया। ये वो इक़दामात मोटे मोटे 100 में से 15 है जो मैंने रखे हैं, जो अशरफ गनी साहब के नहीं है, हसीना माजिद साहिबा के नहीं है, मुराद अली शाह साहब के नहीं है, या किसी जनाब नरेंद्र मोदी साहब के नहीं है, उस सरदार उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत के हैं, जिसको सुबह से लेकर रात तक नजूमी नुमा जनाब सियासतदान और नजूमी नुमा कुछ एंकर वो लगे रहते हैं कि जनाब आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, परसों जा रहे हैं, तरसों जा रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह का वली सरदार उस्मान बुज़दार साहब वो सर नीचे दे के जो है वो अपनी खिदमत कर रहे हैं आवाम की। ये मैंने मोटी मोटी रखी। और आखिरी बात कर जाऊं, मेरे बाद अगला 1 महीना इंशाअल्लाह हर मिनिस्टर, हमने तय किया है आज सीएम साहब के साथ, हर मिनिस्टर अपनी मिनिस्ट्री की इंतहाई डिटेल के साथ आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, आवाम के सामने सारी डिटेल लाएगा और इंशाल्लाह फिर शाम को टॉक शोज के अंदर। अच्छा चौहान साहब ये बताइएगा कि आपने चौहान साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त वज़ीर आला जो सूरत हाल है, चौहान साहब ये बताइएगा कि आपने मुतअद्दिद ऐसे मंसूबे बताए जो कि पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार साहब के दौर के अंदर हुए हैं या हो रहे हैं, क्या कहेंगे कि आम आदमी के रिलीफ के लिए चीनी, आटा, दालें, जो बुनियादी आम आदमी का इशूज था, उनमें से आपने किसी को नहीं बताया कि क्या हुआ? और साथ ही ये भी बता दें कि नैब को किस हद तक उस्मान बुज़दार मुतमिन कर पाए हैं, क्योंकि अभी पिछले तो उनकी जवाबात जमा हुए हैं, नए जो लाहौर का दाखिली दरवाजा बन रहा है और एसेट बियॉन्ड मीन्स के हवाले से मजीद उनके ऊपर इंक्वायरियां शुरू होने जा रही हैं। 10 बात की उन्होंने अलीम खान साहब ने। पंजाब के अंदर इस वक्त 20 किलो का आटे का थैला 860 रुपए में मिल रहा है, सिंध के अंदर वो 1200 का मिल रहा है और केपीके के अंदर जो है ना वो 1400 का मिल रहा है। पंजाब के अंदर 860 रुपए का मिल रहा है। इसके ऊपर मैं पैरा भी दूंगा, मेरे सीनियर मिनिस्टर अलीम खान साहब भी देंगे, और ये उनकी क़यादत के अंदर। और आपने कहा ना आटे के हवाले से, एक चीज मैं इस पर नहीं बयान कर सका, बड़ी लंबी चीजें, बड़े बड़े काम किए हैं। पंजाब की 30 साल की हिस्ट्री में पहली दफा आटे की प्रिक्योरमेंट का टारगेट सबसे ज्यादा तय किया गया, टारगेट पंजाब हुकूमत ने 30 सालों में सबसे ज्यादा, और उसको अवेल करने का, अचीव करने का जो रेशो है 91%, वो भी अलीम खान साहब की क़यादत में, उनकी मैं समझता हूं कि मुतहर्रिक क़यादत में एज अ वज़ीर खुराक और सरदार उस्मान बुज़दार साहब की वज़ारत आला में 30 साल की हिस्ट्री में पहली दफा 91% टारगेट अचीव किया गया गंदम की प्रिक्योरमेंट का। और पिछले साल भी तमाम सूबों की निस्बत सबसे ज्यादा गंदम की प्रिक्योरमेंट का जनाब टारगेट अचीव हुआ था। और वो जनाब आपके मुराद अली शाह साहब और वो पीपल्स पार्टी
जो 13 साल शुरू हो चुके हैं उनकी हुकूमत के, मुराद अली शाह साहब का 5वां साल शुरू हो चुका है, उससे पहले वजीर खजाना, कई दफा वजीर। पिछला साल सिंध की गंदम की प्रिक्योरमेंट 0 थी, 0 ये है उनकी परफॉर्मेंस। उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में पहले साल में भी नंबर 1 और दूसरे साल में तो हमने जो कहते हैं खिड़की तोड़ किस्म की जनाब परफॉर्मेंस की जनाब 91%, और उसमें अलीम खान साहब का एक बुनियादी अपना साथ उनका किरदार था जनाब। चौहान साहब अपने बड़ी तफसीली आपने बात कर दी है। पंजाब में गुज़श्ता 2 साल के दौरान, स्पेशली कोविड के दौरान, पंजाब में जो आपकी अपनी रिपोर्ट्स हैं और इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया की, बेरोजगार लोगों की तादाद 20 लाख हुई है कोविड के दौरान। ये सूबा लगभग पंजाब गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन लगभग 700 अरब रुपया इस सूबे को डिफॉल्ट आया है, 700 अरब रुपए का कोविड के दौरान। आपके 3 मिनिस्टर समीउल्लाह फूड स्कैंडल पे गए, चीनी के स्कैंडल में पंजाब कैबिनेट खुद इन्वॉल्व रही, ठीक है, जहां हाशिम जवान बख्त ने सब्सिडी की मंजूरी दी। सीएम पंजाब 2 केसेस में इस वक्त नैब के सामने पेश हो रहे हैं। अशिया खुर्दनोश की कीमतें और महंगाई, इस पर प्राइम मिनिस्टर ने अपने इंटरव्यू में कह दिया कि जनाब हम इस पर प्रॉपरली काम नहीं कर सके। 3 चीफ सेक्रेटरी, 3 आईजी आपने 2 सालों में तब्दील किए, ना पुलिस कल्चर चेंज हुआ, ना ब्यूरोक्रेसी आपकी उस तरह सुनने को तैयार है जिस तरह सुनना चाहिए। ऐसी सूरत हाल में आम आदमी कहाँ खड़ा है? पहली बात तो यह है जो आपने क्वेश्चन पूछा ब्यूरोक्रेसी का और बाकी लो अफसरशाही का, ये आपके पहले 2 महीने का क्वेश्चन है, हमारी हुकूमत के पहले 2 महीने। अब अल्लाह पाक का करम है, मैं ज़ाती तौर पे चलो दबांग मलांग या दुनिया से दिलतंग हुआ, लेकिन अल्लाह पाक का करम है, वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब जिस वक्त बड़े दबंग और बड़े पावरफुल चीफ मिनिस्टर के तौर पे पिछले कम अज़ कम पौने 2 साल से खुसूसन जनाब अपना काम कर रहे हैं, और 100% एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव जो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के इख्तियारात लीगल हैं उसको वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और किसी को देखा, अफसरान भी और ब्यूरोक्रेसी भी पाकिस्तान का रियासत का एक हिस्सा है और इंतहाई इंपॉर्टेंट और रिस्पेक्टेबल हिस्सा है, उन्होंने भी अपना काम करना होता है, उन्हें भी पता है कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। ठीक है, पहला 1-2 महीने जो है ना थोड़ी सी 40 साल से जो है ना वो कुर्बत थी, जो है यहाँ पे जो इक़्तिदार थे लोगों से कुछ प्रॉब्लम हुई, लेकिन अब अल्लाह पाक करम एक चीज़ नहीं। दूसरी चीज़ जो आपने पूछा ना कि गंदम का और चीनी का स्कैंडल काबीना इन्वॉल्व थी, नहीं जनाब, क्वेश्चन आपका जो है ना थोड़ी सी तस्हीह कर दूँ। प्रैक्टिस चली आ रही थी पिछले 7 साल से, और आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन की जो मिसाके जमहूरियत, जिसको आप मिसाके जमहूरियत कहते हैं, मैं उसको कहता हूँ राधा आओ मिलके खाएं आधा आधा, वो वाला सिस्टम, उसके तहत जनाब वो सब्सिडीज चली आ रही थी, वो प्रैक्टिस लीगल एक बनी हुई थी। सीएन भी जनाब उसको दरामद करने का और बरामद करने का मौजूद था, और उसके ऊपर सब्सिडी भी थी। हमने 20 अरब जो शायद सरकार अब्बासी साहब ने सिर्फ सुलेमान शहबाज को खुश करने के लिए 1 घंटे के अंदर डिसीजन लेते हुए पूरी ब्यूरोक्रेसी को, तमाम जनाब आपकी ब्यूरोक्रेटिकल जो आपके एटिकेट्स हैं उनको बाले ताक रखते हुए सिर्फ अपने लीडर के खानदान को खुश करने के लिए, उसकी शुगर मिलों को फैसिलिटेट करने के लिए 20 अरब की सब्सिडी 1 साल की। हम तो 3 अरब का जो फैसला किया उसी प्रैक्टिस के तहत एक लीगल वो फैसला था, और उसके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस का आलम यह था कि जब देखा गया कि आपकी शुगर मिलें प्रॉपर तरीके से उस सब्सिडी को और बरामद के जनाब मामलात को इम्प्लीमेंट और मटेरियलाइज नहीं कर रही, तो उसको रोक लिया गया, और वो 2.5 अरब तक रही, 2.5 अरब तक। और वो भी फैसला सब्सिडी का उस सूरत में हुआ कि जब आपके इक़्तिसादी राब्ता कौंसिल ने जिन्हें बरामद करने का फैसला कर लिया। लेकिन सब्सिडी का क्यों हुआ? दिसंबर 2018 के अंदर गन्ने के जो काश्तकार थे वो सारे के सारे ठोकर न्याज बेच पे जाए वो जुलूस की सूरत में धरना दे के बैठे थे कि हमारा गन्ना जो है वो जाया हो रहा है, हमारा अरबों रुपए की मालियत का गन्ना जाया हो रहा है, हमारा खानदान उजड़ जाएंगे, हमारा रोजगार उजड़ जाएगा, हम माशी तौर पर तबाह हो जाएंगे। क्यों कि शुगर मिल वाले कहते हैं कि हमारे पास जनाब पहले से स्टॉक मौजूद है, हम आपसे गन्ना क्यों खरीदें। तो फिर उस सिचुएशन को देखते हुए पंजाब की काबीना और पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि शुगर मिल की जो मालकान है और शुगर मिले हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनको सब्सिडी दी जाए कि वो बरामद भी करें और सब्सिडी भी उनको दें, ताकि उनके पास स्टॉक नया इन लोगों का कि जो धरना दे के काश्तकार बैठे हुए हैं ये उनसे गन्ना खरीदें। और फिर गन्ने की कीमत के हवाले से कल बड़ी तोपे चलाई, पानी में पकौड़े तले जनाब आपके 2-3 तर्जमानों ने
ऊपर से डंडा था जो ना वो नाहल शरीफ का भी और बाकी उनकी जो बेगम सफदर अमान साहिब है उनका भी, वो कहते हैं जनाब गन्ने का रेट, हकीकत ये है कि इन्होंने 10 सालों में जितना गन्ने के काश्तकारों का इस्तेहसाल नवाज शरीफ ने किया, शहबाज शरीफ ने किया, हमदा शहबाज ने किया, सलमान शहबाज ने किया और इशाक डार ने किया, उतना किसी ने पाकिस्तान क्या दुनिया की हिस्ट्री में गन्ने के काश्तकारों के साथ जुल्म, जबर, इस्तबदाद और इस्तेहसाल वो किसी ने नहीं किया। 180 रुपया रेट अनाउंस करते थे और 130 रुपए देते थे। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि 5 रुपए का अगर फर्क होता था ना, 5 रुपए का फर्क, ये पूरी दुनिया को मैं बताना चाहता हूं, गन्ने के काश्तकार से खरीदारी में 5 रुपए के फर्क से अरबों रुपए का फायदा होता है शुगर मिलों के मालकान को, अरबों रुपए का। ये 50-50 रुपए का। अच्छा, फिर वो पंजाबी का मुहावरा है अथोवी ते पलथोवी। एक ये इस्तेसाल, दूसरा इनकी पेमेंट्स नहीं देते थे। आज भी आले शरीफ के और शरीफ खानदान की शुगर मिलों के अरबों खरबों रुपए काश्तकारों के इन्होंने खाए हुए हैं। तो जनाब हमने ये सारा जो कुछ किया था वो एक लीगल जो एक इनकी प्रैक्टिस चली आ रही थी उसके तहत किया था। जी ठीक है। बात ये है कि जितने मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं वो फौरी तौर पे जो है वो कंप्लीट नहीं होते। कंस्ट्रक्शन हो रही है नहीं, 2 साल में नहीं होते। पहले तो आपको कवानीन कुछ बनाने पड़ते हैं, आपने यूनिवर्सिटीज बनानी हो, यूनिवर्सिटी जो है ना वो फैसला करके अगले दिन यूनिवर्सिटी नहीं बनती, उसके लिए प्रॉपर एक कवानीन होते हैं, वो पास करने पड़ते हैं। फिर उनकी जनाब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कुछ चीज़ें तय करनी होती हैं, फिर उसके बाद जो है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का काम स्टार्ट होता है। वो तमाम के तमाम कवानीन पास होके उनके ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है। कुछ पे जनाब आपकी तामीर का आगाज हो चुका है, सारा कुछ कंप्लीट है। इसी तरीके से अस्पतालों का भी आपने क्वेश्चन पूछा कि वज़ीर आज़म साहब ने वादा, तो वज़ीर आज़म साहब ने वादा जो किया है आपकी इत्तला के लिए 5000, अब मैं वफाकी हुकूमत के जनाब तर्जमान के तौर पे तो नहीं करना, अगर मुझे पता होता कि वफाकी हुकूमत के हवाले से करना तो मैं उसके लिए भी करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं 13 साल का इमरान खान साहब का वज़ीर आज़म साहब का साथी हूँ बुरे वक्तों का, और अल्लाह पाक का करम है, नबी पाक के सदके उनकी पीठ से वो लगने का मैं जनाब जिम्मेवार कभी भी नहीं हो सकता, मैं इस बात को एक्सेप्ट करूंगा। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है 5000 अरब रुपया वफाकी हुकूमत ने इन चोरों, लुटेरों, डाकुओं और नौसरबाजों की जो गठजोड़ थी ना उनका लिया हुआ 5000 अरब रुपया वो वापस किया इन 2 सालों में। और हमने पहले 6 महीने के अंदर 10 अरब डॉलर हम देने के पाबंद थे, पल्ले कुछ भी नहीं था। और एक और चीज बता दूं, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को एक बड़ी हाई लेवल की, मैंने पहले भी एक दफा ये डिस्क्लोज की थी एक बात, जब ये हुकूमत खत्म हो रही थी तो शायद सुल्तान अब्बासी साहब ने पाकिस्तान के टॉप 5 जो लीडरशिप है उसमें से एक बंदे को ये कहा कि मुझे नहीं पता 2018 के इलेक्शन में किस पार्टी की हुकूमत बनेगी, लेकिन मैं दावे से ये बात कह रहा हूं कि जिस पार्टी की हुकूमत बनेगी वो 3 महीनों के अंदर जो है वो फ्लॉप हो जाएगी। सिटिंग वजीर आजम पाकिस्तान का, सिटिंग वजीर आजम वो ये दावा कर रहे हैं, तो उसके सामने सारी पिक्चर थी कि इन सारे नौसरबाजों के जना ग्रोहों ने इस मुल्क के साथ जो लूट मार की थी ना, उन्हें पता था कि इस मुल्क की मईशत के अंदर, इस मुल्क के जना इकोनॉमी के अंदर कोई दमखम नहीं है और कोई नई हुकूमत जो नहीं चला सकती। लेकिन अल्लाह पाक के करम से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब कप्तान है, बाय बर्थ कप्तान है, उसने हक अदा किया। क्यों? उसने अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तान को विक्ट्री स्टैंड में खड़ा करने के लिए एक जज्बा, एक हौसला और एक बलबला उसने रखा। वो कभी भी पाकिस्तान चौहान साहब ये फरमाए, आखिरी क्वेश्चन जी ये फरमाए कि एक तो ये बता दें कि आपकी गवर्नमेंट, आपकी हुकूमत का कोई एग्रीमेंट हुआ है एशियन डेवलपमेंट फंड के साथ 7 शहरों में कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जो हैं
انہیں ڈیولپ 7 بڑے شہروں کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے. ایک تو اس کی کچھ تفصیلات بتا دیں تاکہ لوگوں کو ایک اور خوشخبری آپ کے یہ ساری تفصیلات ابھی میں نے آپ کو بتایا نا. سیکنڈلی یہ ہے کہ لوگوں کو کچھ اور بھی یقین دلا دیں کہ یہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس میں آپ کے کارنامے بلا شبہ ہیں، لیکن یہ بھی بتائیں کہ جو آپ کا ایک سب سے بڑا نعرہ تھا احتساب کا، ود ان گورنمنٹ آپ کے یہاں اکاؤنٹیبلٹی کیا رہی؟ اس میں سے صرف ایک کیس کا میں پوچھوں گا کہ جو کرونا کے حوالے سے جو ایکسپو سینٹر میں ایک اسکینڈل سامنے آیا تھا کہ وہاں انتہائی مہنگا آپ نے وہ آئسولیشن سینٹر بنایا، کرونا سینٹر بنایا، اس کی انکوائری کہاں تک پہنچی؟ جاوید فاروقی صاحب ماشاءاللہ وہ سینئر آپ صاحب، یہ آپ کو نظر آ گیا تھا کہ اس کے 2 دن بعد اس کا ریبٹل آ گیا تھا. وہ جتنے فیکٹ اینڈ فگر تھے سارے فیک تھے، سارے فیک تھے. ہم نے بتا دیا تھا کہ ٹوٹل 2-2.5 کروڑ پہ میں ساری وہ بتایا گیا تھا 90 کروڑ. مجھے یاد ہے اس پہ ہمارے ایک انتہائی محترم سینئر جرنلسٹ ہے، انہوں نے اپنا کلپ بھی چلا دیا تھا، لیکن وہ بعد میں کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی پلاسٹک کا اور مرا ہوا. وہ ساری چیز سامنے آئی. وہ ٹوٹل 2-2.5 کروڑ کے اندر جو سارا ایکسپو سینٹر بنا تھا وہ تو سارا کلیئر ہو گیا تھا نا. باقی جو آپ نے پوچھا نا پہلا، وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈیٹیل کے ساتھ ہر منسٹر جو ہے وہ اپنی منسٹری کی جو ہے انشاءاللہ پریس کانفرنس کرے گا اور اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی. ایڈورٹائزمنٹ پالیسی کے حوالے سے اچھا چوہان صاحب، آپ بھی ہماری طرح آپ بھی ہماری طرح مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن مڈل کلاس فیملیز کا جو بندہ ذہین ہوتا ہے اس کے ساتھ المیہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ملک کی اشرافیہ ہے اسے خرید لیتی ہے. آپ کی جماعت میں شوگر مافیا بیٹھا ہوا ہے، کمیشن رپورٹ ہے، ان کے خلاف کیوں کارروائی نہیں ہو رہی؟ اور ابھی تک 105 روپے چینی لاہور شہر میں فروخت ہو رہی ہے چوہان صاحب، اور علیم خان صاحب اور دیگر جو آپ کے منسٹر ہیں ان کی کارکردگی کدھر ہے؟ آپ سڑکوں پر ابھی کسی رپورٹر کے ساتھ آ جائیں، کسی بازار میں چلے جائیں، 100 یا 105 روپے سے چینی کم مل جائے میں جرنلزم چھوڑ دوں گا. تو یہ بتائیں گڈ گورننس کہاں ہے؟ 100 میں سے 100 نمبر میتھمیٹکس میں بھی نہیں ملتے. میں نے اپنی ساری جو ہے نا ڈبل ایم ایس سی کی ہے اکنامکس کمپیوٹر سائنس میں، جو ہے نا میں نے 90 95 99 نمبر میں اسٹیٹسٹکس میں اور میتھمیٹکس میں لیتا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا جی، 100 نمبر نہیں ملتے. تو اب آپ یہ تو نہ کریں 100 کے 100 نمبر آرام لے لیں گے نا. ابھی چیزیں چل رہی ہیں جو 13 سال سے اقتدار میں لگاتار صوبہ چلا رہے ہیں، ان کے مقابلے میں میں نے آپ کو ایک چیز بتا دی. باقی مافیاز ہیں، دیکھیں مافیاز ہیں، ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہماری نیت نیک ہے. ٹھیک ہے جی، غلطیاں ہم کریں گے. دیکھیں ایک چیز بڑی کلیئر بتا دوں، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ہم گناہ بھی کریں گے، غلطیاں بھی کریں گے، جرائم نہیں کریں گے. جرائم ہوتا ہے کہ جب آپ انٹینشنلی، پرپسلی، ولنگلی آپ اپنی ذات اور اپنے خاندان کو، اقتدار کو استعمال کر کے سارے قوانین کو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں لاکھوں بار توڑ کے جو ہے وہ ایک مسلسل کام کرتے ہیں. وہ انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں اور عثمان رضا خان صاحب یہ بتا دیجیے گا، ابھی آپ نے ہیلتھ کے بارے میں بہت باتیں کی اور ہیلتھ کے بارے میں بتایا بھی. یار اب آپ نے میرے دکھتی رات جو ہے وہ چھیڑ دیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کی دیکھو بات یہ ہے، ایک تو کم از کم پاکستان کا میڈیا اس بات کو مان لے. مجھے سیاسی ولی تو مانو نا یار. آپ کو یاد ہے آپ سارے بیٹھے ہوتے تھے، میں کہتا تھا کہ یہی مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ایک وقت آئے گا یہ غزل گنگنائیں گے، جو درد ملا اپنوں سے ملا غیروں سے شکایت کون کرے. ٹھیک ہے نا جی. اور پھر میں کہتا تھا یہ ایک اور غزل بھی ہے نا دہرائیں گے کہ میرے دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا. اور یہ آپ دیکھ لینا اوپنلی تنقید کر رہے ہیں سرداری صاحب پہ بھی، نواز شریف صاحب پہ بھی، شہباز شریف صاحب پہ بھی کہ یہ 2 نمبر ہیں، یہ جناب وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب، میں نے آپ کو 2018 کے الیکشن کے بعد 20 دفعہ یہ مشورہ دیا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے اگر تو جناب سر پہ لیں ٹوپی، ہاتھ میں لیں تسبیح، مسلح بچھائیں. جتنے سیاسی گناہ کیے ہیں، جتنے انتظامی گناہ کیے ہیں، جتنی لوٹ مار کی ہے، جتنی اقربا پروری کی ہے، اس کی توبہ کریں. باقی ویلا آئے گا 2023 سے پھر دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا جی، میدان سجے گا. ابھی فی الحال جناب آپ کے پلے کچھ نہیں آنا، رسوائی یا گھسائی، اس کے علاوہ آپ کی قسمت میں کچھ نہیں آئے گا. آخری بات پھر دوہرا دوں، پچھلے 2 مہینے سے ایک بات کہہ رہا ہوں جو بڑی وائرل ہوتی ہے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا میں، کہ یہ ہے غیر متحدہ اپوزیشن. یہ فیک ہو سکتی ہے، ایک اور نیک نہیں ہو سکتی. میں نے یہ بات کہی تھی
साबित होगी कि जनाब ये कभी एक नहीं हो सकते। तो इंशाअल्लाह 2023 तक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आपकी, हमारी और 22 करोड़ आवाम की खिदमत करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।